हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग बाइनोमियल थ्योरम के चैप्टर के बीच में हैं। हमने पिछले कुछ लेक्चर्स में बाइनोमियल थ्योरम क्या होता है, उसका एप्लीकेशन क्या है, किसके लिए यूज़ करते हैं, ये सीखा। फिर हमने उसके जनरल टर्म के बारे में सीखा और जनरल टर्म से रिलेटेड बहुत सारे एग्जाम्पल्स सीखे। ठीक है। अगर आप चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो बच्चों, हम यहाँ पे मैथमेटिक्स की बात करते हैं। मैथमेटिक्स सीखते हैं बिल्कुल बेसिक से और बिल्कुल एडवांस लेवल तक। ठीक है। और एडवांस लेवल तक कहने का मतलब ये है कि आपको मैं उस लेवल तक तैयार करता हूँ जहाँ पे आप अपने बोर्ड एग्जामिनेशन, अपने जेई मेंस एग्जामिनेशन और अपने एडवांस जेई एडवांस एग्जामिनेशन के लिए इक्वली प्रिपेयर्ड और कॉन्फिडेंट बन पाएं, ताकि आप आराम से उन एग्जामिनेशंस में क्वेश्चंस कर पाएं और एग्जामिनेशंस क्लियर कर पाएं। ठीक है। तो चैनल पे अगर आप पहली बार आए हो बच्चों, तो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक ज़रूर करना, ताकि मुझे उससे मोटिवेशन मिले कि मैं आगे और भी इस तरीके के अच्छे अच्छे वीडियोज़ आपके लिए ला पाऊँ। ठीक है। अगर वीडियो के बीच में कहीं भी किसी सेक्शन में आपको कोई डाउट होता है तो आप बेधड़क कमेंट करके उसमें पूछिए मुझसे। वीडियो में कोई सेक्शन आपको अगर अच्छा लगा हो तो भी कमेंट करके बताइए, क्योंकि दैट ऑल्सो बूस्ट्स माई मोटिवेशन एंड गिव्स मी लॉट ऑफ एनर्जी टू एक्चुअली वर्क फॉर यू। ठीक है। तो चलिए, आज के सेशन में हम लोग कंटिन्यू करते हैं अपने बाइनोमियल थ्योरम चैप्टर को, जहां से पिछले लेक्चर में हमने उसे छोड़ा था। ठीक है। तो आज हम लोग बात करेंगे नंबर ऑफ टर्म्स इन एक्सपेंशन। ठीक है। जब हमारा सिंपल बाइनोमियल एक्सपेंशन था, उसमें तो नंबर ऑफ टर्म्स निकालना हम लोग जानते थे। कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास एक्सपेंशन, अगर हमने ये लिया था x प्लस वाई टू द पावर n, तो इसमें हमने ये देखा था कि नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो जाता है। नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे n प्लस वन था। ठीक है। और इसको समझने में भी हमें कोई खास परेशानी हुई नहीं थी, क्योंकि हमने देखा था कि इस एक्सपेंशन को हम लोग लिखते हैं समेशन r इज इक्वल टू 0 टू n सी आर x टू द पावर n माइनस आर एन y टू द पावर r। तो r की वैल्यू हम लोग 0 से लेकर n तक लेके जाते हैं। तो जब 0 से शुरू होके n तक खत्म करोगे, n पे खत्म करोगे, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आपके कितने हो जाएंगे? n प्लस वन। ठीक है। तो यहां तक तो कोई परेशानी थी नहीं। लेकिन अगर मान लीजिए बाइनोमियल के अलावा आपके पास इस तरीके का एक्सपेंशन आ जाए, जहां पे x प्लस वाई प्लस जेड टू द पावर n आ जाए, यानी अभी यहां पे बाइनोमियल की बात कर रहे थे, इसमें दो से ज्यादा टर्म आ गए तो ये हो जाता है मल्टीनोमियल। ठीक है। तो इसमें हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे? तो इसमें अगर हमें नंबर ऑफ टर्म्स निकालने हैं, लेकिन पढ़ा तो हमने सिर्फ बाइनोमियल है, तो हम लोग बाइनोमियल के कॉन्सेप्ट को यूज करके ही नंबर ऑफ टर्म्स निकालेंगे। ठीक है। तो इसको देखिए, हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इस x को अलग रखते हैं और इस y प्लस जेड को एक साथ कर लेते हैं। ठीक है क्या? तो इसका अब x की तरह ट्रीट करेंगे और इसको इसके y की तरह ट्रीट करेंगे। तो इसका एक्सपेंशन अब अगर आप लिखोगे तो ये हो जाएगा आपका nc0 x टू द पावर n प्लस nc1 x टू द पावर n माइनस वन इंटू वाई। तो अब y की जगह पे क्या हो गया? y प्लस जेड। ठीक है। प्लस nc2 x टू द पावर n माइनस टू, और यहाँ आपके पास हो जाएगा y प्लस जेड स्क्वेयर, और प्लस सो ऑन। आखिरी टर्म आपका, आखिरी टर्म चलिए मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, प्लस nCn, x का पावर 0 हो जाएगा और y प्लस जेड टू द पावर n बन जाएगा। ठीक है क्या? तो ये आपका एक्सपेंशन बन गया। अब यहां से हम नंबर ऑफ टर्म्स निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है। तो लेट्स ट्राई एंड फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स। देखिए, यहां पे तो आपका एक ही टर्म है। ठीक है। इसमें एक टर्म, इसमें कितना हुआ? तो एक बार y के साथ जाइएगा, एक बार z के साथ जाइएगा, तो दो टर्म्स हो गए। इसमें कितना जाइएगा? तो y प्लस जेड का होल स्क्वायर में इस मतलब प्रॉपर्टी को यूज करते हुए हमें पता है कि इसमें तीन टर्म होंगे, तो ये ओवरऑल कितना हो जाएगा? तीन टर्म हो जाएगा। ठीक है। उसी तरीके से आगे बढ़ते बढ़ते
जब आप यहाँ पे पहुंचिएगा तो यहाँ पे आपके पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, तो n+1, क्योंकि हम जानते हैं कि y + z⁻ n में आपके पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होते हैं, n+1। ठीक है, तो जब आपको यहां से पता चल ही गया कि इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने आ रहे हैं, तो इन सब का सम ही तो करना है। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएगा n+1, AP है, कॉमन डिफरेंस 1 है। ठीक है, तो n+1/n+2/2। ठीक है, अच्छा इसको ना मैं एक खास तरीके से लिखता हूं, ध्यान से देखिए। क्या मैं इसको n+2c2 लिख सकता हूं? बिल्कुल, क्योंकि n+2c2 को एक्सपैंड करिएगा तो n+2 से शुरू करके दो बार दो टर्म्स लिखने पड़ेंगे, एक एक कम करके। तो n+2 इंटू n+1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1, यानी 2 फैक्टोरियल। ठीक है, अच्छा इसको मैं और थोड़ा एक मतलब अलग तरीके से लिख के, n+2 न लिख के इसको मैं लिखता हूं n+3 - 1 c3 - 1। ठीक है, तो इसको हमने लिखा n+3 - 1 c3 - 1। तो यहां पे n रिप्रेजेंट करता है इस पावर को, 3 रिप्रेजेंट करता है कि ब्रैकेट के अंदर कितने डिस्टिंक्ट टर्म्स हैं। 3 किसको रिप्रेजेंट करता है कि ब्रैकेट के अंदर कितने डिस्टिंक्ट टर्म्स हैं। ठीक है, तो अगर इसको हम यहां पे देखें तो ये भी इसको ऐसे हम लिख सकते थे, देखिए ध्यान से, कि n+1c1। अच्छा इसको भी हम लिख सकते थे n+2 - 1 c2 - 1। तो देखिए यहां पे पावर n था, ब्रैकेट के अंदर दो टर्म्स थे, तो n+2 - 1 c2 - 1। यहां पावर n था, ब्रैकेट के अंदर तीन टर्म्स थे, तो n+3 - 1 c3 - 1। तो अभी आपको पैटर्न समझ में आ गया होगा कि अगर आपके पास एक्सपेंशन x1 है ना, प्लस x2 प्लस x3 प्लस सो ऑन प्लस xr⁴n हो, ठीक है, ये एक्सपेंशन हो, तो इसमें आपके नंबर ऑफ टर्म्स जो हो जाएंगे, नंबर ऑफ टर्म्स ये हो जाएगा n+r-1 cr-1। ठीक है, तो ये आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स हो जाता है। ठीक है, आप चाहें तो इसको याद रख लें, सॉरी इसको तो ये चाहें तो हम याद रख सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास अगर x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस सो ऑन अप टू xr, यानी ब्रैकेट के अंदर r टर्म्स है, पावर यहाँ n है, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो जाएगा, n+r-1 cr-1। ठीक है, लेकिन यहां पे एक एक्सेप्शन होता है, देयर इज एन एक्सेप्शन। ठीक है, मैं बताता हूं आपको एक्सेप्शन क्या है। एक्सेप्शन है, ठीक है, एक मिनट, एक्सेप्शन है कि अगर मान लीजिए हमारा एक्सपेंशन कुछ ये रहता, 1 + 2x + x²⁴n। ठीक है, अब इसके आंसर में दो तरीके से लिख रहा हूं, एक तरीका सही होगा, एक तरीका गलत होगा। हमें सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करना है कि सही वाला तरीका कौन सा है, और ये आइडेंटिफाई करना है कि अगर दूसरा तरीका गलत है तो वो क्यों गलत है। ठीक है, तो देखिए इसका एक तो तरीका ये हुआ कि जो अभी अभी फॉर्मूला हमने पढ़ा उसका एप्लीकेशन कर लेते हैं। तो यहां पे पावर n है, ब्रैकेट के अंदर तीन टर्म्स हैं, तो हमारा आंसर हो जाना चाहिए था n+3 - 1 c3 - 1, यानी यहां से ये आंसर हो गया n+2c2, यानी यहां से अगर हम एक्सपैंड करेंगे तो n+2 इंटू n+1/2। ठीक है, ये आंसर बनेगा। एक तो तरीका ये हो गया आंसर करने का। दूसरा तरीका है कि हम ये देख रहे हैं कि 1 + 2x + x² इज नथिंग बट, इसको मैं लिख सकता हूं 1 + x का होल स्क्वायर n इसका पावर n, और यहां से ये बन जाता है 1 +
एक्स टू द पावर 2n। और अगर यहां से हम नंबर ऑफ टर्म्स देखें, ठीक है, यहां से अगर हम नंबर ऑफ टर्म्स देखें तो ये बन जाता है 2n+1। बड़ी दुविधा हो गई। एक तरीके से हमने निकाला तो हमारा आंसर आया n+2 इंटू n+1/2। दूसरे तरीके से हमने आंसर निकाला तो हमारा आंसर आया 2n+1। अब इसमें से एक सही है और एक गलत है। तो आप वीडियो पॉज करिए, थोड़ा सोचिए और सोचिए इसमें से कौन सा आंसर सही है और कौन सा आंसर गलत है। ठीक है, अगर आपने ये आइडेंटिफाई कर भी लिया कि कौन सा आंसर सही है तो आपको ये भी बताना है कि दूसरा आंसर गलत क्यों है। ठीक है, तो अगर आप सोच पाए तो बहुत अच्छी बात है। वीडियो पॉज करके एक बार सोचिए, वापस आइए और देखिए कि आपकी सोच वो सही है या गलत है, और अगर गलत है तो हम अपनी सोच सही कर लेंगे। ठीक है, तो आइए देखिए एक्सप्लेनेशन। पहले तो ये इसमें से सही कौन है, तो ये करेक्ट है, दिस वन इज करेक्ट एंड दिस वन इज रॉन्ग, ये आपका रॉन्ग है। ठीक है, रीजन क्या है, रीजन समझने के लिए मैं क्या करता हूं कि थोड़ा छोटा पावर लेके आपको दिखाता हूं। ठीक है, इसको एग्जाम्पल से मैं आपको शो करूंगा कि सही ये वाला क्यों है और ये गलत क्यों है। ठीक है, तो चलिए हमारे पास ये जो एक्सपेंशन है 1+2x+x², ठीक है ना। मैं छोटे पावर के लिए पहले देखता हूं, तो चलिए मैं इसका पावर 2 ले लेता हूं। तो पहले वाले मेथड के हिसाब से इसका आंसर आना चाहिए था, n की वैल्यू 2 हो गई तो 2+3 - 1 दैट इज 2 C2, यानी ये आ गया 4C2, यानी ये आ गया 6। ठीक है, दूसरे वाले मेथड की, इस वाले मेथड की वजह से इसको हम लिख सकते थे 1+x² का होल स्क्वायर, यानी ये बन जाता 1+x⁴ है ना। और यहां से आपके पास नंबर ऑफ टर्म आता 5। ठीक है, मैंने कहा कि हमारा ये वाला आंसर सही है और ये वाला आंसर गलत है। एक बार वेरीफाई करते हैं कि यहां 6 क्यों आया, क्यों आखिर हमारे पास 6 आंसर आया था यहां से, क्योंकि जो मेथड हमने पढ़ा उसमें तो कहीं गलती नहीं थी, तो यहां से भी आंसर आना चाहिए था, वो गलत नहीं आना चाहिए था। तो सबसे पहले समझते हैं कि इस 6 का क्या सिग्निफिकेंस है और 5 हमारा सही आंसर क्यों है। तो एक काम करते हैं, जब तक इसको एक्सपैंड नहीं करेंगे तब तक हमें चीजें समझ में नहीं आएंगी। तो एक काम करते हैं, इसको मैं प्रॉपर इसी तरीके से एक्सपैंड करता हूं, इसका होल स्क्वायर। तो ये क्या होगा, a² + b² + c², ठीक है, प्लस 2ab + 2bc एंड प्लस 2ca। ठीक है, ये हमारा एक्सपेंशन आया। ठीक है, लेकिन यहां पे अगर आप देखते हो तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म ये आपस में क्या हो जाएंगे, कंबाइन हो जाएंगे, क्योंकि यहां पे भी आपका x का पावर 2 था और यहां पे भी आपका x का पावर 2 था। ठीक है, तो जब आप सिंप्लीफाई करके टर्म लिखोगे तो ये x² के दो अलग अलग टर्म तो हो नहीं सकते, तो ये क्या करेंगे, आपस में जुड़ जाएंगे, है ना। तो यहां से आपके पास एक्सप्रेशन बन जाएगा फाइनल 1+4x + 6x² + 4x³ एंड प्लस x⁴। ठीक है, अब यहां पे ये जो मैंने लिखा, इससे ही आपको वो 6 और 5 का सिग्निफिकेंस पता चल गया होगा। देखिए यहां से जो हमने आंसर निकाला था, ऐसा नहीं था कि वो पूरी तरीके से गलत था। आपके पास 6 टर्म आएंगे एक्सपेंशन के बाद, लेकिन प्रॉब्लम क्या होगा कि उसमें से कुछ टर्म्स जिसमें x का एक्सपोनेंट या पावर सेम होगा, वो टर्म कंबाइन हो जाएंगे और वो कंबाइन होके आपका एक टर्म बन जाएंगे। ठीक है, तो यहां पे देखिएगा, तो यहां से जो हमने आंसर 6 निकाला था, वो 6 टर्म आए थे, लेकिन हुआ क्या था कि उन 6 टर्म्स में से
दो टर्म ऐसे थे जिनमें x का पावर सेम था और वो दोनों टर्म कंबाइन होके क्या बन गए थे, वन टर्म बन गए थे। इसीलिए हमारा सही आंसर क्या हुआ था, 5 हुआ था। ठीक है, तो यहां से भी ये वाला आंसर हमारा रॉन्ग इसलिए है क्योंकि जब भी आप n की वैल्यू डालोगे तो ये वैल्यू ना इससे हमेशा बड़ी आएगी। ठीक है, तो ये वैल्यू बड़ी आएगी, तो यानी कहने का मतलब कि हमारे पास उतने टर्म बने होंगे एक्सपेंशन में, लेकिन वो सही आंसर इसलिए नहीं होगा क्योंकि उसमें से बहुत सारे टर्म जिसमें x के पावर सेम होंगे वो क्या हो गए होंगे, कंबाइन हो गए होंगे, और कंबाइन होके वो एक ही टर्म बन गए होंगे। ठीक है, तो इसीलिए हमारा ये आंसर रॉन्ग और ये आंसर करेक्ट होगा। लेकिन अब उससे भी बड़ी दुविधा दुविधा ये है कि हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, क्योंकि हर बार इस तरीके का तो नहीं होगा कि यहां इतना आसानी से आपको 1+x² बनता हुआ दिख जाएगा। ठीक है, इतनी इतना आसान सवाल तो देगा नहीं जेई, अगर पूछना होगा उसको तो हम ये आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। तो देखिए, एक बहुत ही शॉर्ट ट्रिक आपको बता रहा हूं और शानदार ट्रिक है, और इससे आपको बिना दिमाग लगाए सीधे सीधे आंसर लिखने का तरीका मिल जाएगा। अब देखिए ट्रिक क्या है। ट्रिक ये है कि अगर आप ये ब्रैकेट देखें, ठीक है, अगर आप ये ब्रैकेट देखें तो इसमें क्या है कि x का हर वो पावर मौजूद है जो 0 से लेकर 2 तक जा रहा है। समझिए इस बात को, x का हर वो पावर मौजूद है जो 0 से 2 तक जा रहा है, यानी आपको x⁻0 भी मौजूद है, यहाँ पे x⁻1 भी मौजूद है एंड x⁻2 भी मौजूद है, यानी ऑल द पावर्स ऑफ x फ्रॉम 0 to 2 आर प्रेजेंट इनसाइड दिस ब्रैकेट। ठीक है, अब जब ये एक्सपेंशन आप करोगे, इस टर्म को एक्सपैंड करोगे, तो x का मिनिमम पावर क्या होगा, तो जो मिनिमम पावर है टू द पावर n, तो 0 इंटू n हो जाएगा, है ना। तो x का मिनिमम पावर 0 होगा, मैक्सिमम पावर 2n आएगा, है ना। तो जब ब्रैकेट के अंदर आपका 0 से 2 तक सारे ही x के पावर्स मौजूद थे, तो जब ब्रैकेट ओपन करोगे तो भी आपके पास x के 0 से लेकर यानी मिनिमम से लेकर मैक्सिमम तक, और यहां मैक्सिमम कितना था 2n, ठीक है, वहां तक के सारे पावर्स मौजूद होंगे। यानी आपका जो एक्सपेंशन बनेगा उसमें टर्म्स इतने बने होंगे, लेकिन इसमें से बहुत सारे टर्म कंबाइन होके सिंगल टर्म बन जाएंगे। वो कॉम्बिनेशन वगैरह सब कुछ होने के बाद आपके पास जो एक्सपेंशन बनेगा फाइनल, उसमें x का पावर 0 से शुरू होगा और कहां तक जाएगा, 2n तक, क्योंकि मैक्सिमम पावर x का वही हो सकता है। और इसमें 0 से लेकर 2n तक के सारे पावर्स मौजूद होंगे, कोई भी मिस नहीं करेगा, क्योंकि यहां पे अंदर में कोई मिस नहीं किया था। अब आप बताइए कि एक ऐसा एक्सपेंशन है हमारे पास जहां पे x की पावर की शुरुआत 0 से होती है और अंत 2n तक होती है और बीच के सारे पावर्स मौजूद है, तो कितना आंसर होगा, कितने नंबर ऑफ टर्म्स आएंगे, यानी नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट टर्म्स आएंगे। तो ऑब्वियसली 2n+1, क्योंकि 0 से लेकर 2n तक की काउंटिंग अगर आप करते हो तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आपके कितने हो जाएंगे, 2n+1। तो यही वाला ट्रिक हम किसी भी क्वेश्चन में यूज करेंगे आगे, अगर इस तरीके के सवाल आते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताता हूं, ठीक है। सपोज हमारे पास एक एग्जाम्पल है जहां पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि हमें निकालना है 2 माइनस या प्लस x एंड प्लस 3x² टू द पावर 10। ये एक्सपेंशन दिया हुआ है, ठीक है, और इसमें बताना है आपको कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे। ठीक है, अभी जो ट्रिक मैंने बताई उससे सीधे सीधे आप आंसर लिख सकते हो। ब्रैकेट के अंदर, सॉरी, ब्रैकेट के अंदर x के सारे पावर्स मौजूद हैं, 0, 1 और 2। तो ब्रैकेट जब खोलेंगे तो भी x के सारे पावर्स मौजूद होंगे, कहां से कहां तक, 0 से लेकर 20 तक। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमारा हो गया
अब आप समझ सकते हो कितना होगा, 21। वेरी सिंपल, ठीक है क्या? अब आई डोंट थिंक कि इसमें आपको कभी भी परेशानी होगी, ठीक है। एक और कॉन्सेप्ट देखते हैं। कॉन्सेप्ट ये है कि हमने बाइनोमियल में सपोज 1 प्लस एक्स टू द पावर एन, या फिर इस तरीके से आप ले लीजिए x प्लस वाई टू द पावर एन, इसका एक्सपेंशन लिखा तो हमने लिखा था c0 x टू द पावर n प्लस c1 x टू द पावर n माइनस 1 y प्लस c2 x टू द पावर n माइनस 2 y स्क्वेयर एन प्लस सो ऑन, ठीक है, इस तरीके से। जहां जहां ये CR बेसिकली रिप्रेजेंट्स NCR, ठीक है ना। आसान है लिखना, इसलिए मैंने C0 C1 C2 लिख लिया है, ठीक है। उसी तरीके से जब आप x माइनस वाई टू द पावर n करोगे तो ये बन जाएगा आपका C0 x टू द पावर n माइनस C1 x टू द पावर n माइनस 1 y प्लस C2 x टू द पावर n माइनस 2 y स्क्वेयर एंड सो ऑन, ठीक है। अब अगर इन दोनों एक्सपेंशंस को अगर आप ऐड करो, यानी x प्लस वाई टू द पावर n प्लस x माइनस वाई टू द पावर n, तो होगा क्या, ध्यान से देखिए, ये सारे टर्म्स कट जाएंगे, C1 C3 C5, ये वाले जितने भी टर्म्स हैं वो सारे क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यानी आपके पास बचेगा C0 ट्वाइस ऑफ C0 x टू द पावर n, तो 2 कॉमन ले लिया हमने, प्लस C2 x टू द पावर n माइनस 2 वाई स्क्वेयर प्लस C3 कट गया, C4 बचेगा x टू द पावर n माइनस 4 वाई टू द पावर 4 एंड प्लस वन, ठीक है क्या। और अगर इसको आपने सब्ट्रैक्ट किया, ठीक है, यानी x प्लस वाई टू द पावर n माइनस x माइनस वाई टू द पावर n, ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, आपका ये वाला टर्म कट जाएगा, ये वाला टर्म कट जाएगा और ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ C1 x टू द पावर n माइनस 1 y प्लस C3 x टू द पावर n माइनस 3 y क्यूब एंड प्लस सो ऑन। पूछना मैं ये चाह रहा हूं आपसे कि आप बताइए कि इसमें कितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगे और इसमें कितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगे। तो ध्यान से देखेंगे, इस पे डिपेंड करेगा, डिपेंड करेगा क्या, कि यहां कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं, इवन की ऑड। जैसे मान लीजिए n अगर इवन होता है तो यहां पे नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो जाएंगे, ऑड हो जाएंगे, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स हमेशा क्या होता है, n प्लस 1। तो n अगर इवन हुआ तो नंबर ऑफ टर्म्स n प्लस 1 यानी ऑड हो गया। तो उस केस में क्या होगा कि आपकी शुरुआत C0 से होगी, ठीक है, C1 कट गया, सेकेंड टर्म कटेगा, थर्ड ऐड होगा, फोर्थ कटेगा, ठीक है, फिफ्थ ऐड होगा। तो यानी ऐड होने वाले टर्म्स कौन कौन से हैं, फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, यानी सारे ऑड नंबर टर्म्स ऐड हो जाएंगे। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने थे, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स ऑड थे, ठीक है। तो जैसे एक एग्जांपल से समझाता हूं मैं आपको, मान लीजिए आपके पास 5 टर्म्स थे, ठीक है, 5 टर्म्स थे, तो फर्स्ट टर्म ऐड होगा, सेकेंड टर्म कट जाएगा, थर्ड टर्म ऐड होगा, फोर्थ टर्म कट जाएगा, फिफ्थ टर्म ऐड होगा। तो यानी जब ऐड करिएगा तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आपके पास कितने बचेंगे, 3। तो जब 5 थे तो आपके पास 3 टर्म्स बचे। तो ये 3 कैसे आया, 5 में एक ऐड करके आपने 2 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो इस केस में भी आपके पास हो जाएगा नंबर ऑफ टर्म्स, इसको मैं दूसरे कलर से लिख लेता हूं ताकि आपको साफ साफ दिखाई दे। तो यहां पे अगर मैं इसमें नंबर ऑफ टर्म्स बताऊं तो इसके 2 केसेस में आपका आंसर आएगा। अगर n इवन हुआ, n इवन, ठीक है, इफ n इज इवन, n अगर इवन हुआ तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स में आप 1 ऐड करके 2 से डिवाइड करोगे। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना होगा, n प्लस 1, उसमें 1 ऐड किया
तो n प्लस टू n डिवाइडेड बाई टू, तो यानी ये हो गया n बाई टू प्लस वन। ठीक है क्या? लेकिन अगर n ऑड हुआ, n इज ऑड, तो नंबर ऑफ टर्म्स इवन हो जाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका n की वैल्यू 5 होती है तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे? 6। तो 6 में 6 टर्म्स हैं, पहला ऐड हुआ, दूसरा कट गया, तीसरा ऐड हुआ, चौथा कट गया, पांचवा ऐड हुआ, छठा कट गया। तो जितने ऐड हुए उतने ही कट गए, यानी आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स बिल्कुल हाफ हो जाएंगे जितने टोटल नंबर ऑफ टर्म्स थे। तो यहां पे n ऑड था, तो नंबर ऑफ टर्म्स आपके पास n प्लस वन हुए और इसका हाफ हो गया आपका आंसर। समझ में आई क्या बात? सिमिलरली इस वाले केस में अब आप आसानी से बता सकते हो नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, तो इसमें सिर्फ n से माइनस कर दो, इसको n से माइनस कर दो और इसको n से माइनस कर दो, आपका इधर वाला केस का आंसर मिल जाएगा। n नहीं, n प्लस वन से, सॉरी, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n प्लस वन होंगे, तो n प्लस वन माइनस दिस आपका ये आंसर मिल जाएगा, n प्लस वन माइनस दिस आपका ये आंसर मिल जाएगा। तो व्हेन n इज इवन, तो इस केस में आपका नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएगा n बाई टू, एंड व्हेन n इज ऑड, तो इस केस में आपका नंबर ऑफ टर्म्स वही रहेगा, दैट इज n प्लस वन बाई टू। ठीक है क्या? तो इस तरीके से हम नंबर ऑफ टर्म्स निकाल सकते हैं किसी बाइनोमियल एक्सपेंशन का, या फिर मल्टीनोमियल एक्सपेंशन का, या फिर आपके पास दो बाइनोमियल एक्सपेंशंस का सम या डिफरेंस दिया हुआ हो। ठीक है, तो चलिए अब सवाल करते हैं। क्वेश्चन है कि फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ, ये आपको एक्सपेंशन दिया हुआ है और इसमें आपको निकालना है नंबर ऑफ टर्म्स। तो देखिए, पहले कुछ भी करने से पहले ये देख लीजिए कि आप क्या वो वाला फॉर्मूला, मल्टीनोमियल वाला फॉर्मूला यूज करने वाले हो, या फिर जो दूसरा तरीका मैंने आपको बताया है वो यूज करने वाले हो। देखिए, इसको करने के तो दो तरीके हैं। एक तो तरीका है कि अगर आप इसको देख रहे हो तो ये लिखा हुआ है 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 का एक्सपेंशन, ठीक है क्या, और टू द पावर 10, तो ये आपका हो गया 1 प्लस एक्स टू द पावर 40। ठीक है, और इसमें अगर आप नंबर ऑफ टर्म्स देखना चाहते हो, नंबर ऑफ टर्म्स, तो ये आपका हो जाएगा 41। लेकिन मैं इतनी मेहनत नहीं करूंगा। मैंने देखा कि ब्रैकेट के अंदर x की वैल्यू 0 से, x का पावर 0 से लेकर 4 तक सारे टर्म्स मौजूद हैं। तो जब ब्रैकेट खुलेगा तो x का मिनिमम पावर 0 और मैक्सिमम पावर 40, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए? 0 से लेकर 40 तक काउंट करेंगे तो 41। ठीक है, तो मैं बिना कुछ सोचे यहां सीधे सीधे अपना नंबर ऑफ टर्म्स अगर हमें निकालना होता तो आंसर लिख देता 41, चाहे उसको मैं इस तरीके से एक्सप्रेस कर पाऊं या ना कर पाऊं, मेरा आंसर तो क्लियर है कि 41 आएगा। ठीक है, तो आई थिंक जो सेकंड वाला ट्रिक मैंने बताया आपको वो बहुत काम का ट्रिक है और सीधे सीधे आप आंसर लिख सकते हो। चलिए अगला सवाल देखते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ, तो ये वाली चीज जो हमने पढ़ी सीधे सीधे इसका एप्लीकेशन है, तो सिर्फ आंसर ही लिखते जाते हैं। इस केस में, फर्स्ट वाले केस में अगर आप आंसर लिखना चाहते हो तो n यहां पे ऑड है, n इवन है, तो नंबर ऑफ टर्म्स ऑड हो जाएंगे। सम किया था तो हमारे पास आंसर कितना हो जाता है? n बाई टू प्लस वन, तो इस केस में 100 बाई टू प्लस वन। ठीक है, 100 बाई टू प्लस वन यानी कि आपका आंसर हो जाएगा 51। ठीक है, सेकेंड वाले का आंसर इवन है, सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो आंसर कितना सीधे सीधे हो जाएगा? नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइडेड बाई टू, तो यहाँ पे नंबर ऑफ मतलब n डिवाइडेड बाई टू, तो यहाँ पे 200 डिवाइडेड बाई टू, तो यानी आपका आंसर हो जाएगा 100। ठीक है, थर्ड वाले में देखो, n ऑड है आपका और सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, n ऑड है और सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो आपका आंसर n प्लस वन बाई टू होता है, तो 199 प्लस वन डिवाइडेड बाई टू, तो 200 बाई टू, यानी आपका आंसर
आ गया 100। फिफ्थ वन, इनफैक्ट ये हमने थर्ड नहीं, इनफैक्ट ये आंसर हमने फोर्थ का निकाल लिया था। थर्ड का भी देख लेते हैं। थर्ड में भी n आपका ऑड है, ऐड कर रहे हो, आंसर n+1/2, यानी ये आ गया 50। फिफ्थ, मुझे नहीं लगता कि आपको 1 सेकंड भी लगेगा आंसर देते हुए। x का मैक्सिमम पावर कितने जाने वाला है? 600, और मिनिमम पावर 0, 0 से लेकर 600, नंबर ऑफ टर्म्स 601। सिंपल। तो बहुत ही आसान हो गया जब हमने कॉन्सेप्ट इसका पूरी तरीके से देख लिया है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं कि फाइंड द सम ऑफ कोएफिशिएंट्स इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। अब देखिए ये बहुत इंटरेस्टिंग है, तो इसके लिए हम लोग एक कॉन्सेप्ट लिखेंगे। क्या कॉन्सेप्ट है? नोट करके मैं लिखवाता हूं आपको। ठीक है, दो तरीके के सवाल आते हैं यहां पे। ठीक है, दो तरीके के सवाल आते हैं। चलो इसको मैं ना पीछे एक नया पेज डाल के ऐड कर देता हूं ताकि आपके पास बहुत क्लियर रहे। पहला सवाल आता है कि सम ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट, और दूसरा सवाल आता है सम ऑफ कोएफिशिएंट। ठीक है, तो दोनों ही केस में हम आंसर किस तरीके से लिखेंगे वो ध्यान से देखते हैं। तो पहला नोट हुआ टू फाइंड सम ऑफ कोएफिशिएंट्स, सम ऑफ कोएफिशिएंट्स इन एन एक्सपेंशन। तो पहले मैं आपको समझाऊंगा, फिर मैं बताऊंगा कि एग्जैक्टली करना क्या होता है, आंसर 1 सेकंड में कैसे निकालना होता है। तो जैसे मान लीजिए आपके पास 2x + 3y टू द पावर n, ये एक्सपेंशन होता है। तो इसको अगर आप एक्सपैंड करोगे तो ये बन जाएगा आपका nc0 2 टू द पावर n x टू द पावर n। ठीक है, प्लस nc1 2 टू द पावर n-1 3 इंटू x टू द पावर n-1 y। ठीक है, एंड सो ऑन आगे इस तरीके से। चलिए एक और लिख लेते हैं, तो ये बन जाएगा आपका nc2 2 टू द पावर n-2 3 स्क्वेयर x टू द पावर n-2 y स्क्वेयर एंड प्लस सो ऑन। ठीक है, अब यहां पे दो चीजें हैं। पहली चीज ये है कि अगर आपको सम ऑफ कोएफिशिएंट्स निकालना हो, ठीक है, सम ऑफ कोएफिशिएंट्स, तो सम ऑफ कोएफिशिएंट्स में बेसिकली हमें वेरिएबल नहीं चाहिए, वेरिएबल के अलावा जो उसका कोएफिशिएंट है उसका सम चाहिए। तो सम ऑफ कोएफिशिएंट्स अगर इस केस में अगर आप लिखना चाहते हो तो nc0, ध्यान से देखिए, 2 टू द पावर n प्लस nc1 2 टू द पावर n-1 इंटू 3 प्लस nc2 2 टू द पावर n-2 इंटू 3 स्क्वेयर एन प्लस सो ऑन आएगा। जरा अगर ध्यान से देखो आप इसको, तो ये तो 2 + 3 का एक्सपेंशन लिखा हुआ है, 2 + 3 टू द पावर n का एक्सपेंशन लिखा हुआ है। तो क्या मैं इसको 2 + 3 टू द पावर n नहीं लिख सकता? तो हमारा आंसर आ जाना चाहिए था 5 टू द पावर n। लेकिन ये इतनी मेहनत करनी पड़ेगी क्या हमें आंसर लिखने के लिए? नहीं। देखिए ध्यान से, हमने किया क्या, यहां से कोएफिशिएंट निकालने के लिए हमने क्या किया, x की वैल्यू 1 रख दी और y की भी वैल्यू 1 रख दी। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, सम ऑफ कोएफिशिएंट्स निकालते समय वेरिएबल की वैल्यू 1 जैसे ही आप रखोगे आपका आंसर आ जाएगा। तो नोट करने वाली बात यह थी कि टू फाइंड सम ऑफ कोएफिशिएंट्स इन एन एक्सपेंशन, ठीक है, इसको मैं यहीं से कंटिन्यू करता हूं, पुट वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स एज 1। वेरिएबल की वैल्यू आपको क्या रख देनी है, 1, तो आपको क्या मिल जाएगा, सम ऑफ कोएफिशिएंट्स। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है
कि सम ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स कितना होगा, सम ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स, तो वो डिफरेंट हो गया, कोएफिशिएंट और बाइनोमियल कोएफिशिएंट डिफरेंट हो गया, क्योंकि कोएफिशिएंट में हमने ये 2 और 3 कंसीडर किया था, बाइनोमियल कोएफिशिएंट में ये 2 और 3 कंसीडर नहीं करेंगे। बाइनोमियल कोएफिशिएंट तो हमारा NC0, NC1, NC2 ये होता है, ठीक है। तो सम ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट, तो ये हमारा हो गया NC1 प्लस NC2 प्लस NC3 प्लस सो ऑन प्लस NCN, है ना। अच्छा, इसकी वैल्यू कैसे निकालें? तो यहां पे आपके पास अगर एक्सपेंशन आया था 1 प्लस एक्स टू द पावर n, याद करिए, तो ये आया था NC0 प्लस NC1x प्लस NC2x स्क्वेयर n प्लस सो ऑन NCN x टू द पावर n, ठीक है क्या? अभी यहां पे आपको x नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, x के बदले में क्या डाल देंगे, 1। तो जैसे ही 1 डालोगे आपका आंसर क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर n। तो यानी ये जो वैल्यू आएगी ये क्या आ गई, 2 टू द पावर n। यानी इसकी वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना है कि जो एक्सपेंशन आपको दिया हुआ है 2x प्लस 3y टू द पावर n, इसमें इस पूरे टर्म के बदले में 1 रख देंगे, इस पूरे टर्म के बदले में 1 रख देंगे, ठीक है। तो यहीं से आपका आंसर आ जाएगा 2 टू द पावर n। समझ में आई क्या बात? तो दो तरीके के सवाल हुए, एक तो हुआ सम ऑफ कोएफिशिएंट्स और दूसरा क्या हुआ, सम ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स। सम ऑफ कोएफिशिएंट्स निकालने के लिए सिर्फ वेरिएबल की वैल्यू 1 रखनी है, और सम ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स निकालने के लिए आपको उस पूरे टर्म के बदले में 1 रख देना है, सिर्फ वेरिएबल के बदले में नहीं, पूरे टर्म के बदले में, ठीक है क्या? तो यूजिंग दैट कॉन्सेप्ट यहां से हमें निकालना है फाइंड द सम ऑफ कोएफिशिएंट्स इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। तो हम सीधे क्या करेंगे, P इज इक्वल टू 1 एंड Q इज इक्वल टू 1, तो हमारे पास सम ऑफ कोएफिशिएंट्स आ गया, ठीक है। सम ऑफ कोएफिशिएंट्स इज इक्वल टू 5 प्लस 4 टू द पावर n, दैट इज 9 टू द पावर n, ठीक है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इफ द सम ऑफ कोएफिशिएंट्स इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस वैनिशेस देन C इज इक्वल टू। तो देखो भाई, सम ऑफ कोएफिशिएंट्स शॉर्ट में लिखूंगा, सम ऑफ कोएफिशिएंट्स ये कितना हो जाएगा, वेरिएबल के बदले में 1 रखना है आपको, तो ये हो गया 2 प्लस x के बदले में 1 रख दिया तो 3c, x स्क्वायर के बदले में, x के बदले में 1 रखा तो यह हो गया c स्क्वायर टू द पावर 12, ठीक है। ये वैल्यू 0 होनी है, तो यहां से देखोगे तो ये तो फैक्टराइज हो रहा है, ठीक है क्या, c स्क्वायर प्लस 3c प्लस 2, c प्लस 1 इंटू सी प्लस 2 में फैक्टराइज हो जाएगा, ठीक है क्या, टू द पावर 12, ये इक्वल टू 0। इसको 0 होने के लिए बताओ c की क्या वैल्यू होनी चाहिए, c या तो -1 होगा या फिर -2, तो ये आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, फाइंड द सम ऑफ कॉम्बिनेटोरियल कोएफिशिएंट्स। अब ये कॉम्बिनेटोरियल कोएफिशिएंट कहने का मतलब वही बाइनोमियल कोएफिशिएंट वाला, ठीक है, बाइनोमियल कोएफिशिएंट वाला सीन आ गया यहां पे। तो बाइनोमियल कोएफिशिएंट का सम निकालने के लिए इस पूरे टर्म के बदले में 1 रखेंगे, यहां माइनस माइनस कुछ नहीं, पूरा, तो इसको प्लस और ये पूरा -4y, इस पूरे टर्म के बदले में 1 रखेंगे और इस पूरे टर्म के बदले में 1 रखेंगे, ठीक है क्या? यानी माइनस माइनस कुछ कंसीडर नहीं करना है, पूरे टर्म के बदले में उसको, यानी -4y को अलग से एक टर्म कंसीडर करके और उस टर्म को हमें 1 रखना है। तो यानी सीधे सीधे यहां पे आंसर हमारा कितना हो जाएगा, 3 टू द पावर n, ठीक है, बिना कोई कंफ्यूजन के। समझ में आया? एक बार फिर से समझा देता हूं। कॉम्बिनेटोरियल कोएफिशिएंट्स का सम अगर आपसे पूछा जाए तो आप पूरे टर्म के बदले में 1 रखोगे,
विथ इट्स साइन, यानी पॉजिटिव अगर टर्म हो तो पूरे टर्म के बदले में 1, नेगेटिव टर्म हो तो प्लस ऑफ -4y करके आपका ये पूरा टर्म -4y है, इस पूरे टर्म के बदले में आपको 1 रखना है। ठीक है क्या? तो इस तरीके से आपका आंसर क्या हो जाएगा, 3 टू द पावर n। कहने का मतलब अगर इनडायरेक्टली इसको समझना चाहो तो सिंपल सी बात है कि ब्रैकेट के अंदर जितने भी डिस्टिंक्ट टर्म्स होंगे उतने टू द पावर n। तो अगर ब्रैकेट के अंदर 4 डिस्टिंक्ट टर्म्स हैं, यानी 4 टर्म्स हैं, तो 4 टू द पावर n आपका आंसर। 5 है तो 5 टू द पावर n आंसर। ठीक है, तो प्लस माइनस का चक्कर हमें नहीं ध्यान रखना है। नेक्स्ट, फाइंड द सम ऑफ अगेन कॉम्बिनेटोरियल कोएफिशिएंट्स। तो कॉम्बिनेटोरियल कोएफिशिएंट्स इन द एक्सपेंशन सीधे सीधे ये पूरा टर्म इज इक्वल टू 1, ये पूरा टर्म इज इक्वल टू 1 और ये पूरा टर्म इज इक्वल टू 1। ठीक है क्या? तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, 3 टू द पावर 20। अगर सिर्फ कोएफिशिएंट्स होता तो x के बदले में 1 रखते। ठीक है, अगर कॉम्बिनेटोरियल कोएफिशिएंट्स बोला तो पूरे के पूरे टर्म के बदले में 1 रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, फाइंड द सम ऑफ कोएफिशिएंट्स ऑफ ऑल द इंटीग्रल पावर्स ऑफ x इन द एक्सपेंशन। अब यहां पे ध्यान से देखिए, ये जो एक्सपेंशन हम करेंगे पहले एक्सपैंड करते हैं और फिर उसके बाद देखते हैं। तो ये जो है 1 प्लस 2 रूट एक्स, ठीक है, टू द पावर 40, ये एक्सपैंड करिएगा तो ये बन जाएगा 40c0 प्लस 40c1 2 रूट एक्स प्लस सो ऑन। ठीक है, चलो ये कुछ और भी टर्म लिख लेते हैं ताकि समझने में आसानी होगी। 40c2 2 रूट एक्स होल स्क्वायर्ड एंड प्लस सो ऑन। ठीक है, अब यहां ध्यान से देखिए, आपको बताना है सम ऑफ कोएफिशिएंट्स ऑफ ऑल द इंटीग्रल पावर्स ऑफ x। तो देखिए ये वाला जो टर्म होगा इसमें x का पावर हाफ होगा, ये वाला जो टर्म होगा इसमें x का पावर 1 होगा। यानी जहां जहां आपके पास ये c0 c1 जहां जहां ये ऑड हुआ नंबर, ध्यान से देखिए मैं आपको फिर से दिखाता हूं, जहां जहां ये वाला नंबर ऑड होगा x का पावर इंटीजर नहीं होगा, और जहां जहां ये नंबर इवन होगा x का पावर इंटीजर होगा। तो यानी आपको जो सम निकालना है वो 40c0 प्लस 40c2 इंटू 2 स्क्वेयर प्लस सो ऑन, इस तरीके से निकालना है। ठीक है क्या? अब ध्यान से देखिए, एक और एक्सपेंशन मैं खुद से लिखता हूं, और इस बार मैं एक्सपेंशन लिखता हूं 1 माइनस 2 रूट एक्स टू द पावर 40। इसको एक्सपैंड करिएगा तो ये हो जाएगा 40c0 माइनस 40c1 2 रूट एक्स प्लस 40c2 2 रूट एक्स होल स्क्वायर्ड एंड सो ऑन। अब इन दोनों को अगर आप ऐड करते हो, क्योंकि आपको क्या चाहिए, इंटीग्रल पावर्स ऑफ एक्स चाहिए, तो ऐसे कोई भी पावर ऑफ एक्स जो इंटीजर नहीं है उसको हमें कैंसिल आउट करवाना है। तो यहां पे देखिए, ऐड करिएगा तो ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, जो वो टर्म जिसमें x का पावर इंटीजर नहीं था वो कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो यानी यहां से आपके पास बन गया 1 प्लस 2 रूट एक्स टू द पावर 40 प्लस 1 माइनस 2 रूट एक्स टू द पावर 40। ठीक है, और इधर से आपका हो गया ट्वाइस ऑफ 40c0 प्लस 40c2 2 रूट एक्स स्क्वेयर एंड सो ऑन। ठीक है, ये वाला टर्म हमें निकालना है जहां पे ये रूट एक्स के बदले में क्या आ जाए, या x की वैल्यू हम क्या डाल दें, 1 डाल दें। ठीक है, तो यहां पे बस आपको करना क्या है कि पुट, तो दिस इज पुट रूट एक्स इज इक्वल टू 1, रूट एक्स की वैल्यू 1 डाल दो।
यानी x इज इक्वल टू 1 डाल दो यार, सिंपल सी बात। तो रूट x इज इक्वल टू 1 या फिर x इज इक्वल टू 1 एक ही बात है ना। तो इस केस में अगर आप देखोगे तो ये आपका बन गया 3 टू द पावर 40, ये बन जाएगा -1 टू द पावर 40 यानी +1। इधर से 2 में इधर डिवाइड कर देता हूं और जो वैल्यू आपको चाहिए थी वो आपको वैल्यू मिल गई, यानी 40C0 प्लस 40C2 2 स्क्वायर एंड प्लस सो ऑन, एंड दिस इज व्हाट वी डिजायर्ड। यही आपका रिक्वायर्ड सम था, दिस वाज द रिक्वायर्ड सम दैट वी वांटेड, है ना। यही क्या था आपका रिक्वायर्ड सम था। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 3 टू द पावर 40 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स इन दिस एक्सपेंशन। ठीक है, तो ये बेसिकली आपका जनरल टर्म का एप्लीकेशन आ गया। ठीक है, तो इसमें r+1, अच्छा इसमें इसका पावर नहीं दिया हुआ है, पावर है 1024। ठीक है, तो इसमें r+1th टर्म आप क्या लिखिएगा, r+1th टर्म लिखिएगा 1024 CR। 5 का पावर हो जाएगा, ध्यान से देखिए, 5 का पावर हो जाएगा 1024, 5 टू द पावर 1/2। अभी अभी चलिए 5 टू द पावर 1/2 ही लिखते हैं, 5 टू द पावर 1/2, और यहां हो गया 1024 माइनस r, और यहां 7 का पावर हो गया 1/8 टू द पावर r। ठीक है, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये 1024 CR। ठीक है, यहां पे क्या हो जाएगा 5 का पावर 1024 डिवाइडेड बाई 2, तो 1024 को डिवाइड ही कर देते ना, तो 5 का पावर हो गया 512 माइनस r/2। ठीक है क्या, और यहां से 7 का पावर हो गया r/8। अब देखिए ध्यान से, टर्म को इंटीग्रल होने के लिए आपका ये r/2 भी इंटीजर होना चाहिए और r/8 भी इंटीजर होना चाहिए। तो फॉर टर्म टू बी इंटीग्रल, टर्म टू बी इंटीग्रल, ठीक है, r/2 शुड बी इंटीजर एंड r/8 शुड बी इंटीजर। अच्छा, अब अगर r/2 को भी इंटीजर होना है, r/8 को भी इंटीजर होना है, तो बताओ r किसका मल्टीपल हुआ होगा। तो 2 और 8 का एलसीएम ले लो, तो 2 और 8 का एलसीएम क्या हो जाता है 8। सो दैट मीन्स दैट इज r should be a multiple of 8, should be a multiple of 8। ठीक है क्या, 8 का मल्टीपल होना चाहिए, 8 का मल्टीपल होना चाहिए। और तो r की वैल्यू देखियो कहां से कहां तक जा सकती है, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ r कहां से कहां तक जा सकती है, 0 से लेकर 1024 तक। ठीक है, इसमें से आपको मल्टीपल ऑफ 8 निकालने हैं, तो देयरफॉर पॉसिबल वैल्यूज ऑफ r क्या हो गई, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ r क्या हो जाएगी, तो 0 का मल्टीपल चाहिए तो 0 होगा, फिर 8 होगा, फिर 16 होगा एंड सो ऑन। 1024 8 से डिविजिबल है तो 1024 होगा। ठीक है क्या, तो अब इसमें आपको निकालना है नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स निकालना बहुत आसान है, एपी दिख रहा है आपको, एपी का फर्स्ट टर्म पता है, लास्ट टर्म पता है, तो नंबर ऑफ टर्म्स तो निकल ही जाएगा ना। तो मान लेते हैं यहां पे कितने टर्म्स हैं, यहां पे n टर्म्स हैं, बहुत सिंपल तरीका है। ठीक है, फिर बाद में डायरेक्ट तरीका में भी मैं बता दूंगा। तो यहां पे n टर्म्स हैं, तो 1024 इज इक्वल टू हुआ होगा फर्स्ट टर्म प्लस n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो यहां से आपका आ जाएगा n की वैल्यू 1024 डिवाइडेड बाई 8 प्लस 1। ठीक है क्या, तो ये आंसर कितना हो जाएगा देखिए ध्यान से, तो ये बन गया 1। ठीक है, फिर ये 22, तो 2 8 एंड प्लस 1, तो 129 हो गया। ठीक है, और अगर आपको डायरेक्टली निकालना है तो हमेशा क्या हो जाता है, नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म
डिवाइडेड बाय कॉमन डिफरेंस एंड +1 इज ऑलवेज योर आंसर। तो देखिए यहीं से दिख जाएगा, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय कॉमन डिफरेंस +1 इज ऑलवेज गोइंग टू बी योर आंसर। तो इस केस में आपके पास नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स कितने हो जाएंगे? 129। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं कि फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस विच आर इंटीजर्स। अब देखिए ये बड़ा इंटेलिजेंट सवाल है, इसको इतना आसान मत समझिएगा। ठीक है, मुझे लगता है कि 80-90% जनता इस सवाल को गलत करके आएगी। आप आजमाना चाहते हैं तो एक काम करिए, फटाफट वीडियो पॉज करिए, ठीक है, और इसको अटेम्प्ट करिए। ठीक है, अगर आप आजमाना चाहते हैं कि 80 से 90% जनता इस क्वेश्चन को गलत करेगी, ठीक है, इंक्लूडिंग हो सकता है आप भी, तो आप फटाफट वीडियो पॉज कीजिए और इसको अटेम्प्ट करिए। ठीक है, इसके बाद वापस आइए और चेक करिए आपका आंसर सही है या नहीं है। ठीक है, देखिए गलती क्या करोगे आप, गलती करोगे कि यहां √n का पावर 4 और 8, मतलब ये बेसिकली n 9 का पावर 1/4 और 8 का पावर 1/6। तो इसका जनरल टर्म आप लिखोगे TR+1। ठीक है, आप देखना आपने यही गलती करी होगी, आप इसका जनरल टर्म लिखोगे TR+1 और ये हो जाएगा आपका 500 CR 9 टू द पावर 500 माइनस R/4 एंड 8 टू द पावर R/6। अब यहां से आप देख सकते हो कि 500/4 तो आपका कितना हो जाएगा 125, तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूं 9 टू द पावर 125 माइनस R/4। अब इसको इस पूरे टर्म को इंटीजर होने के लिए R/4 को इंटीजर होना चाहिए और R/6 को इंटीजर होना चाहिए। तो 4 और 6 का एलसीएम कितना हो गया 12। तो यहां से आपने कहा होगा कि R शुड बी मल्टीपल ऑफ 12, शुड बी मल्टीपल ऑफ 12। ठीक है, यहां तक एकदम बिल्कुल सेम टू सेम चल रहे हैं अपन, है ना। अब यहां से आपने बोला कि R शुड बी अ मल्टीपल ऑफ 12, तो देयरफॉर पॉसिबल वैल्यूज ऑफ R अगर आप लिखोगे, है ना, पॉसिबल वैल्यूज, सॉरी, ऑफ R, ये हो जाएगा आपका 0, 12, 24 सो ऑन। 500 से छोटा 12 से डिविजिबल क्या होगा? तो 48, 20, तो आई थिंक 92 होना चाहिए, 96, 96 होना चाहिए, है ना। सॉरी 96 नहीं, 492, है ना, 492 तक जाएगा। तो यहां से यूजिंग द प्रीवियस कॉन्सेप्ट नंबर ऑफ टर्म्स आपने निकाल लिया होगा। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स निकाल लिया होगा, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन 12 प्लस 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4, 48, 41, 42। तो यहां से आपने आंसर निकाला होगा 42। बताइए क्या मैं कुछ गलत लिख रहा हूं? आपने भी यही आंसर निकाला होगा, है ना। बट दिस आंसर इज रॉन्ग, दिस इज अ रॉन्ग आंसर। ठीक है, फिर से पॉज करिए वीडियो, अगर आपने ये आंसर निकाला है तो, और ये पूरा प्रोसेस अगर आपने फॉलो किया है तो आपका आंसर गलत आ चुका है। वापस से वीडियो पॉज करिए, फिर से सोचिए कि आपने गलती कहां करी। ठीक है, फिर से वापस आइएगा और फिर देखिएगा, इस बार मैं सही आंसर निकालने वाला हूं। तो देखिए गलती कहां हुई, गलती ये हुई कि ये 9 खुद 3 स्क्वायर होता है। 9 क्या होता है? 3 स्क्वायर। तो हमें यहां पे 9 टू द पावर 1/4 लिखने के बजाय इसको लिखना चाहिए था 3 स्क्वायर टू द पावर 1/4।
समझ में आ रही बात? ये 8 होता है 2 क्यूब, तो 8 टू द पावर 1/6 लिखने के बजाय हमें लिखना चाहिए था 2 क्यूब टू द पावर 1/6 एंड टू द पावर 500। अब अगर आप देखते हैं तो ये हो जाएगा 3 टू द पावर 1/2 एंड प्लस 2 टू द पावर 1/2 डिवाइडेड बाई 500। यहां से अगर आप जनरल टर्म निकालते हो TR+1, तो ये आपका आ जाएगा 500 CR, ठीक है। 3 टू द पावर 500 माइनस R/2 यानी 250 माइनस R/2 इंटू 2 टू द पावर R/2। अब क्लियर कट इसको इंटीजर होने के लिए R को क्या होना पड़ेगा, R/2 को इंटीजर होना पड़ेगा, तो R शुड बी इवन, R इवन होना चाहिए। तो 0 से लेकर 500 में कितने इवन नंबर्स होते हैं, तो 251। देयरफॉर नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स जो आएगा, ठीक है, नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स जो आएगा ये आ जाएगा 251। तो आप एक क्वेश्चन रेज कर सकते हो। क्वेश्चन रेज आप ये कर सकते हो कि सर जब तरीका ये है करने का, तो पिछले वाले सवाल का आंसर क्यों आ गया? तो देखिए ध्यान से, पिछला वाला जो सवाल हमने किया था उसमें 5 और 7 दोनों ही प्राइम नंबर्स हैं। तो ये जो प्रोसेस हम अप्लाई करते हैं ना, ये पूरा प्रोसेस जो अप्लाई करते हैं वो ये इंश्योर करके करते हैं कि ये जो बेस होगा ये हमारा क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर होना चाहिए, ठीक है। अगर प्राइम नंबर नहीं है तो हम उसको पहले प्राइम नंबर में कन्वर्ट करेंगे और इसके बाद जवाब देंगे, ठीक है। जैसे इस वाले क्वेश्चन में हमारा यहां 9 प्राइम नंबर नहीं था, 8 भी प्राइम नंबर नहीं था, यहां पे 9 के बदले में हो सकता है 12 होता, ठीक है। तो आप 12 टू द पावर समथिंग करके आंसर नहीं निकालते, आप पहले 12 को प्रॉपरली एक प्राइम फैक्टराइजेशन करते और उसके बाद आंसर निकालते। तो ये जो प्रोसेस हम लोग यूज करते हैं, ये कब यूज करते हैं कि यहां R/2 और R/2 इंटीजर होना चाहिए, ये तब यूज करते हैं जब उसका बेस जो हो वो क्या हो, प्राइम हो, ठीक है। अगर प्राइम नहीं है तो हम पहले उसको प्राइम फैक्टराइज करेंगे और इसके बाद हम आंसर निकालेंगे। समझ में आई बात? तो आप लोगों ने गलती की थी ना, है ना? अब नहीं होगी, ध्यान रखोगे, ठीक है। तो वेरी गुड। अगर नहीं हुई थी पहली बार में ही तो एक्सीलेंट, यानी आपको बहुत अच्छी तरीके से चीजें समझ में आ रही हैं, ठीक है। चलिए अगला सवाल है कि फाइंड द सम ऑफ ऑल रैशनल टर्म्स इन दिस एक्सपेंशन। तो यहां पे पहले से ही प्राइम नंबर दिया हुआ है तो हमें चिंता नहीं करनी है। जनरल टर्म निकाल लेते हैं TR+1, तो ये हो जाएगा 15 CR, ये बन जाएगा 3 टू द पावर 15 माइनस R/5, ठीक है, एंड इंटू 2 टू द पावर R/3, ठीक है। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा 15 CR 3 क्यूब माइनस R/5 एंड 2 टू द पावर R/3। तो क्लियरली R/5 और R/3 दोनों आपका क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, यानी R शुड बी मल्टीपल ऑफ मल्टीपल ऑफ 5 एंड 3 का एलसीएम 15। तो 15 का मल्टीपल होना चाहिए और R की वैल्यू कहां से कहां तक पॉसिबल है, 0 से लेकर 15 तक। तो सिर्फ दो ही पॉसिबल वैल्यू हो सकती है, तो R कैन बी क्या हो सकता है, 0 और 15। R की वैल्यू या तो 0 हो सकती है या फिर 15 हो सकती है। तो देयरफॉर आपको क्या चाहिए था, रैशनल टर्म चाहिए था। तो रैशनल टर्म्स आर, सम ऑफ रैशनल टर्म्स आपका सीधे सीधे निकाल लो, सम ऑफ
रैशनल टर्म्स, यहां से हो जाएगा एक बार r इज इक्वल टू 0 और दोबारा r इज इक्वल टू 15, तो ये हो गया 15c0। r की वैल्यू 0 लोगे तो ये 3 क्यूब एन प्लस इंटू 2 टू द पावर 0 प्लस 15c15, 15 लोगे तो ये 0 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 5, तो 2 टू द पावर 5। 15c0 की वैल्यू 1 होती है, ये हो गया 27। 15c15 की भी वैल्यू 1 होती है और ये हो गया 32, तो आंसर कितना हो जाएगा आपका 59। ठीक है, तो दिस विल बी योर आंसर। तो आज के लेक्चर में यहीं तक रखते हैं हम। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग शुरू करेंगे मिडिल टर्म, ठीक है, और इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें। ठीक है, तो आई होप आज काफी सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। कुछ शॉर्ट ट्रिक्स भी हमने सीखे और कुछ मिस्टेक्स जो यूजुअली हमारे एग्जामिनेशन के दौरान क्वेश्चंस में हो सकती है, वो भी हमने सीखे कि किस तरीके से नहीं करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में इसको और भी आगे बढ़ाएंगे स्टूडेंट्स। तब तक आप वीडियो देखते रहिए, चीजें समझते रहिए। कोई डाउट होता है तो वीडियो पे कमेंट करके जरूर पूछिए, लाइक एक जरूर कर दीजिए वीडियो को। ठीक है, जस्ट फॉर द शेयर एफर्ट दैट आई एम पुटिंग टू एक्चुअली ब्रिंग दीज वीडियोस। ठीक है, और अगर किसी भी चीज की रिक्वायरमेंट होगी तो वो भी आप मुझे बताइएगा। कुछ बच्चों ने स्पेशल रिक्वायरमेंट मुझसे बोली है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के चैप्टर को लेने की, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का चैप्टर भी बहुत जल्दी मैं अपलोड करने वाला हूं। तो आप लोग बहुत बारीकी से उसका वेट करते रहिए। बहुत जल्दी पैरेलली ही मैं, हो सकता है कि बाइनोमियल के साथ साथ क्वाड्रेटिक को भी शुरू करके, स्पेशली उन बच्चों के लिए काफी हेल्पफुल हो जाएगा जो अभी अभी 11th की तैयारी शुरू किए हैं। ठीक है, तो जो अभी अभी 11th की तैयारी शुरू किए हैं उन बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल हो जाएगा क्वाड्रेटिक, मैं समझता हूं। तो बहुत जल्दी हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन शुरू करेंगे। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट बच्चों, थैंक यू फॉर बीइंग ऑन द चैनल, थैंक यू फॉर वॉचिंग दीज वीडियोज। आई होप कि ये वीडियोज आपको हेल्पफुल हो रहे हैं, चीजें आप अच्छी तरीके से समझ रहे हैं। मैं पूरी कोशिश करता हूं कि खूब सारे सॉल्व एग्जाम्पल मैं अपने लेक्चर्स में लूं, ताकि हर तरीके से आप कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन सीख जाए। ठीक है, तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में। बाइनोमियल थ्योरम को आगे कंटिन्यू करेंगे और भी बहुत शानदार शानदार चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।